Namaste students, welcome to TSPS Digital Classroom. Today we are going to talk about a very important fundamental, that is thermodynamic principle of metallurgy. अभी थर्मोडायनामिक्स चैप्टर तो वैसे आपको पढ़ा के अब तक हुआ नहीं है, लेकिन हम कुछ टर्मिनोलॉजीज जो है उसको एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे और इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो यहाँ पर जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप पहले से जानते हैं कि मेटल ऑक्साइड का जब हम रिडक्शन कराते हैं यूजिंग सम रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड या कोई और मेटल, तो आमतौर पे हमें उसे हीटिंग करना पड़ता है। पायरोमेटलर्जी के बारे में हमने पढ़ा है। और मेटल जो होते हैं वो भी तरह तरह के होते हैं, जैसे कि हाईली रिएक्टिव मेटल, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल और लेस रिएक्टिव मेटल। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है उन्हें अगर आप बात करेंगे रिड्यूस करना तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, जबकि बाकी जो मेटल है उसको हम रिड्यूस बहुत आसानी से कर सकते हैं। बराबर है। तो कौन से मेटल को रिड्यूस करना आसान होगा, किसको रिड्यूस करना मुश्किल होगा, या फिर किसको रिड्यूस करने के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हमें लेना चाहिए। बिकॉज रिड्यूसिंग एजेंट में हमारे पास में जनरली चॉइस होती है बिटवीन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सम अदर मेटल्स। तो इनमें से कौन से रिड्यूसिंग एजेंट को लिया जाए और क्या टेम्परेचर सेट किया जाए रिडक्शन के लिए, ये सारी चॉइसेस हमें कैसे पता चलेगी। तो ये पता चलती है बाय इंटरप्रिटेशन विच आर मेड यूजिंग गिब्स फ्री एनर्जी। नाउ गिब्स फ्री एनर्जी और टेम्परेचर का यहाँ पर जो हम ग्राफ पढ़ रहे हैं उसी को हम कहते हैं एलिंघम डायग्राम। एलिंघम डायग्राम नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ प्लॉट ऑफ डेल्टा जी वर्सेस टी। तो ये पहले तो आप दिमाग में बिठाते जाइए। ओके, दिस प्रोवाइड्स अ साउंड बेसिस फॉर कंसिडरिंग द चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड। डायग्राम हेल्प्स अस टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ अ थर्मल रिडक्शन ऑफ एन ओर। फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि क्या वो हो सकता है या नहीं। अगर कोई चीज़ पॉसिबल है कराना तो उसको हम कहते हैं फिजिबल, अगर वो कराना पॉसिबल नहीं है तो उसे हम कहते हैं नॉन फिजिबल। ओके, तो यहाँ पर हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन जो हम करा रहे हैं, थर्मल रिडक्शन जो आप कराना चाहते हो, वो फिजिबल होगा या नहीं होगा। और इस ओर पे आपको जो ये डायग्राम नज़र आ रहा है, यही डायग्राम को हम कहते हैं एलिंघम डायग्राम। बराबर है। लेकिन सर ये तो बाउंसर गया, कोई बात नहीं, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी। थर्मोडायनामिक्स के इस इक्वेशन को पहले हम समझ लेते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ ग्राफ ऑल अबाउट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट थिंग्स यू सी हियर इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेल्टा जी है इसको हम कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, और डेल्टा एच इसको हम कहते हैं एंथैल्पी चेंज या एनर्जी चेंज। एंड टी इज़ नथिंग बट एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड डेल्टा एस इज़ एंट्रोपी चेंज। अभी एक चीज़ हमेशा याद रखो कि कोई भी सिस्टम क्या चाहता है, तो बोलता है अपनी फ्री एनर्जी को घटाना चाहता है। फ्री एनर्जी को जो घटाता है वो रिएक्शन हमेशा फीजेबल होता है, माने स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब तुरंत नहीं है, स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से होने वाला, स्वतःहून होनारे प्रोसेस। ओके, तो अभी इस इक्वेशन को आपको नहीं समझ रहा हो तो मैं एकदम आसानी से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास में टोटल कुछ थे 15 रुपये थे। ठीक है, 15 रुपये में से आपने 3 रुपये अगर खर्च कर दिए तो आपके पास में अवेलेबल पैसे कितने हैं? ऑब्वियसली 12 रुपये है। तो ये आपने कैसे पता किया? क्या कैसे पता किया सर? 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। तो मेरे पास में अगर मान लीजिए टोटल एनर्जी थी, उसे मैं कहता हूँ एच। एच इज कॉल्ड एज व्हाट? एंथैल्पी। एंथैल्पी मतलब टोटल हीट कंटेंट। तो मेरे पास में जो टोटल हीट थी वो है एच। अभी इसमें से मैंने कुछ हीट को गवा दिया। ओके, तो कितना हीट गवा दिया बोला मैंने? उसमें से एक्स हीट गवा दिया। ओके, तो मेरे पास में एनर्जी कितना अवेलेबल रहेगा? सर अभी सब्ट्रैक्ट करो ना, एच माइनस एक्स करो, जो आंसर आया दैट इज़ द एनर्जी अवेलेबल विथ यू, एंड दैट इज़ द एनर्जी अवेलेबल टू परफॉर्म वर्क विच इज़ कॉल्ड एज गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी का इक्वेशन ही वैसे आता है। गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? तो बोला जी। कैसे पता चला? बोला टोटल हीट माइनस टोटल हीट कंटेंट जो आपके पास था वो, माइनस हीट लॉस्ट इन द डिसऑर्डरनेस। मतलब आपने जो हीट को रैंडमनेस में गवा दिया उसको हम कहते हैं व्हाट यू कॉल एंट्रोपी। ओके, इसको हम कहते हैं एंट्रोपी। ओके, इसे याद रखिए क्या कहते हैं? एंट्रोपी, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड विद द सिंबल एस।
ओके, एंट्रोपी इज़ अ मेजर ऑफ रैंडमनेस। एंड अभी ये आपको मैं बाद में समझाऊंगा थर्मोडायनामिक्स में वो कैसे आया फॉर्मूला। तो टी एस इज़ नथिंग बट द टी इंटू एस टेल्स यू द एनर्जी लॉस्ट इन द रैंडमनेस। हैंस आवर इक्वेशन बिकम्स व्हाट, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। ओके, सो ये आपका हो गया इक्वेशन, बराबर है। फ्री एनर्जी क्या होती है, एंथैल्पी माइनस हीट लॉस्ट इन द एंट्रोपी। ओके, हीट लॉस इन द एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, रैंडमनेस। अभी देखो रैंडमनेस को भी आप समझ लीजिए क्या है कि जैसे कि मान लीजिए सॉलिड स्टेट है तो उसमें मॉलिक्यूल सारे ऑर्गेनाइज्ड है, तो उसको हम कहेंगे यहाँ पर रैंडमनेस कम से कम है। लिक्विड में मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाते हैं एंड दे स्टार्ट मूविंग, हेंस वी से देयर इज़ अ मोर रैंडमनेस। अगर वही चीज़ अगर गैसियस स्टेट में चली जाती है तो हम कहते हैं रैंडमनेस और बढ़ गई है। ओके, तो इसे भी ध्यान में रखिए। एंट्रोपी सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में होती है, गैसियस स्टेट में, उससे कम लिक्विड स्टेट, और सॉलिड स्टेट के अंदर एंट्रोपी और भी कम हो जाती है। ठीक है, ऑलराइट। सो इस इक्वेशन अब आप समझ चुके हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, एंथैल्पी माइनस हीट लॉस्ट इन द एंट्रोपी। सो वही इक्वेशन अभी हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हमने डेल्टा के फॉर्म में लिखा हुआ है। डेल्टा जी मतलब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी माइनस हीट लॉस्ट इन द एंट्रोपी। तो ये इक्वेशन आपका आ गया डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। व्हाट इज डेल्टा जी, यस, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। व्हाट इज डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज। व्हाट इज डेल्टा एस, एंट्रोपी चेंज। एंड व्हाट इज कैपिटल टी, it is the absolute temperature. So change in the Gibbs free energy delta G for any process at specified temperature is described by this equation, and the terminologies are now clear to you. Okay, now very interesting point to be noted, delta G मतलब क्या, फ्री एनर्जी में बदलाव, चेंज। अब चेंज कैसे पता करते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। अब मैंने आपसे पहले ही कहा कि कोई भी सिस्टम क्या चाहता है, तो कोई भी सिस्टम चाहता है कि उसकी फ्री एनर्जी घटे, कम से कम रहे। देखो फ्री एनर्जी का मतलब क्या है, एनर्जी अवेलेबल टू परफॉर्म वर्क। अगर आपके पास में ज़्यादा एनर्जी बचेगी तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अब कोई भी सिस्टम क्या होता है, सारे सिस्टम आप जैसे ही है, काम करना चाहते नहीं है, बराबर है। तो काम कब करना पड़ेगा, जब फ्री एनर्जी रहेगी, और अगर फ्री एनर्जी कम से कम रहेगी तो काम करना नहीं पड़ेगा ना, बराबर है। तो आपके पास में जो एनर्जी है, बराबर है, एक्सक्यूज मी, आपके पास में जो एनर्जी है वो क्या है, एंथैल्पी, बराबर है, टोटल हीट कंटेंट। आप क्या करोगे, उसके अंदर से कुछ गवा दोगे ताकि आपके पास फ्री एनर्जी बचे, ठीक है, कम से कम। तो आप ये जो गंवाना चाहते हैं वो कितना रहेगा, कम रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप गंवाना चाहोगे? सर हम तो ज़्यादा से ज़्यादा गंवाना चाहेंगे, क्यों? ताकि सर फ्री एनर्जी कम से कम बचे और हमें कम से कम काम करना पड़े। सही पकड़े, ठीक है। सो यही सिस्टम की नेचुरल टेंडेंसी है। तो कभी भी कोई भी प्रोसेस के अंदर अगर आपकी फ्री एनर्जी घट रही है तो ये प्रोसेस खुद से हो सकता है, ईजीली हो सकता है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हमने एक क्या बोलते हैं, एक पत्थर उठा लिया। अरे आप रहते हो, मान लीजिए थर्ड फ्लोर पर आप रहते हो, ठीक है। तो थर्ड फ्लोर से आप पत्थर खिड़की के बाहर ऐसे रखो, बराबर है। पत्थर को आप छोड़ दो, ठीक है, ध्यान रखना नीचे कोई है नहीं, नहीं तो टकला फूट जाएगा किसी का। तो पत्थर को अगर आप छोड़ देते हो तो पत्थर नीचे जाएगा कि ऊपर फ्लाई करने लगेगा? ऑब्वियसली वो नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी वो थर्ड फ्लोर पर हो तभी वो हाई पोटेंशियल एनर्जी पर है, और जब वो ज़मीन पर चला जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। तो ऑब्वियसली कोई भी सिस्टम क्या चाहता है कि अपनी एनर्जी को वो घटाए कि बढ़ाए? घटाए। एनर्जी को घटाना, दिस इज़ अ नेचुरल टेंडेंसी, इस बात को आप दिमाग में बिठाइए। ऑलराइट, तो कोई भी चीज़ के अंदर अगर किसी की एनर्जी घट रही होगी तो वो प्रोसेस खुद से होएगा, स्वतः होएगा, फटाक से हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर किसी प्रोसेस में उसकी एनर्जी, फ्री एनर्जी बढ़ रही है तो वो प्रोसेस फिजिबल नहीं होता, स्पॉन्टेनियस नहीं होता। इसलिए इसका जो लास्ट लाइन है उसको खास अच्छे से पढ़े। व्हेन द डेल्टा जी वैल्यू इज़ नेगेटिव देन द रिएक्शन विल प्रोसीड। ये जिसको दिमाग में बैठ गया वो इजीली क्रैक कर पाएगा आगे का चीज़ें। ओके, तो कोई भी सिचुएशन के अंदर अगर गिब्स फ्री एनर्जी कम हो रही है तो ऐसी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस मानी जाएगी, स्वतः हो सकती है ऐसा माना जाएगा। इज़ दैट वेरी मच क्लियर? चलिए अभी कंसिडर करते हैं
कि ये डेल्टा जी वर्सेस टी का अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। आमतौर पे क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होते जाता है तो एंट्रोपी चेंज या एंथैल्पी चेंज के ऊपर उसका कोई इफ़ेक्ट होता ज़्यादा नहीं है, बराबर। तो मेनली इट इज़ अ फ्री एनर्जी विच कीप्स ऑन चेंजिंग विथ टेम्परेचर। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, फॉर अ गिवन रिएक्शन हम डेल्टा जी और टेम्परेचर के वर्सेस का यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी ऑब्वियसली मेटलर्जिकल प्रोसेस में जो मेनली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो कौन से होता है, मेटल का मेटल ऑक्साइड बनना और कार्बन का कार्बन ऑक्साइड बनना, ठीक है। ये दो मेन उसके अंदर रिएक्शन होते हैं, तो इन्हीं का हम यहाँ पर डायग्राम प्लॉट करने वाले हैं। तो चलिए कंसिडर करते हैं कि रिएक्शन metal reacts with oxygen to form metal oxide. Now you have to think that what will be the graph of delta G is equal to delta H minus T delta S. अभी एक बात तो सभी को क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर जो इक्वेशन है हमारा, डेल्टा जी हमारा वेरिएबल है और टेम्परेचर हमारा वेरिएबल है, ठीक है। तो स्मार्ट बच्चों के लिए समझना बहुत आसान होगा। इट इज़ नथिंग बट y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। ओके, ये ग्राफ कहीं देखा हुआ है, ऐसा कुछ पहले कभी देखा है? हाँ सर, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। वंडरफुल, लवली। सो यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई कि हमारा जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आने वाला है, ठीक है। अभी ये सोचते हैं इसके अंदर कि जो इक्वेशन हमें दिया है वो क्या है, m प्लस ओ टू इज इक्वल टू एम ओ, बराबर। अभी यहाँ पर मेटल की मुझे वैलेंसी नहीं पता है तो इसके लिए मैंने सीधा एम ओ ही लिखा है। अब वो एम ओ टू भी हो सकता है, एम टू ओ भी हो सकता है, एम टू ओ थ्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप इसको जनरली आपके एन सी आर टी में एम एक्स ओ वाई ऐसा लिखा हुआ है, मतलब वी डोंट नो कितने कितने यहाँ पर लिए है, लेकिन मैंने यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए इसको सीधा एम ओ लिखा हुआ है। अभी मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कौन से स्टेट में होते हैं, जैसे मान लीजिए आयन आपने लिया है तो आयन सॉलिड स्टेट में, सारे मेटल आपके सॉलिड स्टेट में ही होते हैं, बराबर, एक्सेप्ट मर्क्यूरी, बराबर है। तो मेटल जो है आपका सॉलिड स्टेट में है, और मेटल ऑक्साइड जो रहता है, जो रस्टिंग हो गई, समझो आयन की अगर रस्टिंग हो गई तो उसका जो आयन ऑक्साइड बन के क्या हवा में थोड़ी ना उड़ जाता है, वो रस्ट जो जंग लगा रहता है वो तो उधर ही पड़ा रहता है। सो कहने का मतलब कि मेटल ऑक्साइड इज ऑल्सो सॉलिड, मेटल इज ऑल्सो सॉलिड एंड ऑक्सीजन इज गैस, ठीक है। सर ये आप क्यों लिख रहे हैं, मैं समझाता हूँ जल्द ही। अब पहले मुझे आप ये बताइए कि ऑक्सीजन के साथ के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं सर, क्या क्या कहते हैं? कंबशन। किसी को भी आप ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओ मतलब उसको जला रहे हो, यस और नो। और किसी को भी अगर बर्न करोगे, जलाओगे, कंबशन कराओगे तो एनर्जी रिलीज़ होगी कि एब्जॉर्ब होगी? ऑब्वियसली एनर्जी रिलीज़ होगी। किसी भी चीज़ को आप जलाओगे तो हमेशा एनर्जी रिलीज़ होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेटल का मेटल ऑक्साइड बनना ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब इस रिएक्शन का डेल्टा एच जो है वो हो गया नेगेटिव, ये फिक्स है, डेल्टा एच इसका नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। अभी इस रिएक्शन के अंदर हम देख रहे हैं कि सॉलिड 1 मोल लिया था, गैस मैंने 1 मोल लिया था। 1 मोल मतलब देखो स्टोइशियोमेट्री मुझे नहीं पता बिकॉज वी डोंट नो द वैलेंसी ऑफ एम, राइट। सो एज ऑफ नाउ आई विल कंसिडर दैट आई हैव टेकन a gaseous reactant in the reactant side, whereas in the product side I have everything as solid. तो शुरू में हमारे पास में गैसियस रिएक्टेंट था, लेकिन प्रोडक्ट में कुछ भी गैस नहीं रहा, वो क्या बन चुका है, सॉलिड बन चुका है। तो इसका मतलब मैं क्या निकालूं, इसका मतलब तो मैं यही निकालूंगा कि यहाँ पर इसकी रैंडमनेस घट रही है। कैसे सर? अरे ये गैसियस स्टेट में था ना पहले, ये दोनों में से एक जो आपका गैस है, ऑक्सीजन जो है वो गैसियस स्टेट में था, लेकिन जब मेटल ऑक्साइड बन गया तभी सारी की सारी चीज़ें सॉलिड हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पर रैंडमनेस घट रही है। सो डेल्टा एस मस्ट बी ऑल्सो नेगेटिव। डेल्टा एस मतलब क्या, एंट्रोपी फाइनल माइनस एंट्रोपी इनिशियल। तो पहले इनिशियली एंट्रोपी ज़्यादा थी, रैंडमनेस ज़्यादा थी, अब एंट्रोपी घट गई है, तो फाइनल माइनस इनिशियल अगर आप करोगे तो आपकी आंसर नेगेटिव ही आएगी ना, समझ गए। तो डेल्टा एच इज़ नेगेटिव एंड डेल्टा एस इज़ नेगेटिव। ओके, तो अभी यहाँ पर देखिए आपका डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है और डेल्टा एस कैसा है, वो भी नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज टेम्परेचर
एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, बराबर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो छोटे में छोटा टेम्परेचर कौन सा, 0 केल्विन, उससे नीचे तो केल्विन में टेम्परेचर तो कभी माइनस होता नहीं है ना, बराबर है। तो डेल्टा एस जो है ये आपका नेगेटिव है और यहाँ पर बाहर भी नेगेटिव टर्म है, मतलब नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, बात समझ में आ रही है। अभी तो डेल्टा एच आपका नेगेटिव है और ये वाला टर्म जो है वो पॉजिटिव बन चुका है, ठीक है। सो कैन आई से कि आपकी डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव तब आएगी जब डेल्टा एच विल बी ग्रेटर देन द मॉड ऑफ डेल्टा एच मस्ट बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ टी डेल्टा एस, तो ही आपका आंसर नेगेटिव आएगा। सोचिए, फिर से सोचिए, इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। मैंने क्या कहा, आपका डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, और टी डेल्टा एस वाली जो टर्म है वो टोटल पॉजिटिव हो चुकी है। तो इसका मतलब आपका आंसर नेगेटिव कब आएगा, जब ये टर्म बड़ा होगा, डेल्टा एच वाला टर्म, मतलब बड़ा मतलब मैं उसकी वैल्यू बोल रहा हूँ, ठीक है ना, मॉड ऑफ डेल्टा एच। ओके, मॉड समझ में आता है ना बायो वाले बच्चों को, है ना, खाली उसकी वैल्यू देखनी है, न्यूमेरिक वैल्यू। तो न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ डेल्टा एच अगर टी डेल्टा एस की न्यूमेरिक वैल्यू से बड़ी है तो जो सब्ट्रैक्शन करोगे आप उसके बाद में फाइनल आंसर में माइनस आंसर आएगा। सो डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। इज इट वेरी मच क्लियर। तो डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगा, जब ही मॉड ऑफ डेल्टा एच मॉड ऑफ डेल्टा टी डेल्टा एस से बड़ा होगा। ओके, ठीक है। सो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार। और अब हम ये सोचते हैं कि ठीक है, अभी इसका अगर हमें ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ कैसा आएगा। अब जैसा कि आप देख चुके हैं कि यहाँ पर टी डेल्टा एस वाली जो टर्मिनोलॉजी है ये पॉजिटिव हो गई। कैसे पॉजिटिव हो गई, क्योंकि आपका डेल्टा एस जो है वो नेगेटिव है और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो स्मार्ट बच्चे अभी अभी जैसे हमने कंपेयर करा था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, ये आपका y टर्म है, डेल्टा एच आपका फिक्स टर्म है दैट इज सी, एंड जो टेम्परेचर है ये आपका वेरिएबल है। ओके, और डेल्टा एस जो है वो फिर वो क्या हो जाएगा, यस वो क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। ओके, रादर आई वुड से माइनस डेल्टा एस इज़ द स्लोप, है ना। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो तो माइनस डेल्टा एस आपका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस के अंदर आप जैसे देख रहे हैं कि माइनस माइनस प्लस हो गया है, इसका मतलब आपका जो स्लोप है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, किसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, डेल्टा जी वर्सेस एब्सोल्यूट टेम्परेचर का जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आप ये देखोगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, हाँ ध्यान से सुनिए मेरी बातों को अभी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके, इस इक्वेशन में हमने देखा था कि डेल्टा एच नेगेटिव है और टी डेल्टा एस जो है वो आपका पॉजिटिव टर्म है। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा टी डेल्टा एस, मतलब टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली टी डेल्टा एस वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे टी डेल्टा एस वाली वैल्यू बढ़ेगी आपका डेल्टा जी का वैल्यू और कम से कम नेगेटिव होता जाएगा। क्या बोला सर आपने, देखो ऑलरेडी आपका डेल्टा जी कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। क्यों नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि आपकी डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस से बड़ी है, ठीक है, तो ही नेगेटिव आएगा ना। अब जैसे जैसे लेकिन टी डेल्टा एस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डेल्टा जी की वैल्यू और कम से कम नेगेटिव होती जाएगी। मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए हमारे पास में था -5 + 1 बराबर है, फिर मैंने करा -5 + 2, फिर मैंने करा -5 + 4 बराबर। तो आपका पहले वाले में आंसर क्या आ रहा था, -4 आ रहा है, फिर आंसर क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, फिर आंसर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। मतलब ये वाली वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज़ होते जा रही है आपका आंसर और कम से कम नेगेटिव होते जा रहा है ना। ये बात को समझिए। ऑलराइट, अब यही चीज़ मैंने यहाँ पर आपको समझाई। क्या समझाया मैंने यहाँ पर आपको, यही कि हम जानते हैं कि डेल्टा जी जो है वो हमारा नेगेटिव आ रहा है। क्यों नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि मॉड ऑफ डेल्टा एच इज़ ग्रेटर देन मॉड ऑफ टी डेल्टा एस, है ना, तो ही नेगेटिव आएगा। तो ये तो हमने जब ग्राफ ड्रॉ करा तो इसको ज़ीरो मत मानो, इसको ओरिजिन मत मानो। मैं यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ ले रहा हूँ। लेट्स से यहाँ पर मैंने लिया है -100 -200 एंड सो ऑन, -200 -100 -50 -40 -10 एंड सो ऑन, ठीक है ना, अंदाज़ा मैंने लिखा है। और यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो जैसे जैसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ रहा है
ये टी डेल्टा एस वाली टर्मिनोलॉजी बढ़ते जा रही है, तो टी डेल्टा एस वाली टर्म अगर बढ़ती जाएगी तो डेल्टा जी विल बी लेस नेगेटिव, वो कम से कम नेगेटिव होता जाएगा, और जो आपका ग्राफ है वो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर डेल्टा एच है, दैट इज़ अ कांस्टेंट टर्म इज़ अवेलेबल हियर, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, आपको एक इंटरसेप्ट यहाँ पर दिखाई देगा। दिस इंटरसेप्ट विल रिप्रेजेंट नथिंग बट द डेल्टा एच वैल्यू, ठीक है। और क्योंकि जैसे मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि डेल्टा एस हमारा स्लोप है, रादर माइनस डेल्टा एस इज द स्लोप, ओके। तो डेल्टा एस ऑलरेडी नेगेटिव है और माइनस माइनस प्लस हो गया, इसके लिए आपका स्लोप पॉजिटिव था। तो देखो आपको वो चीज़ आपको ग्राफ में भी दिखाई दे रही है कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब अभी ये तो आपको समझ गया ग्राफ कैसे आ गया, अब इसके मायने क्या है वो समझिए। इसका जो कंक्लूजन है वो बहुत ही मज़ेदार है। कंक्लूजन ये है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे मेटल ऑक्साइड की जो फॉर्मेशन है इट इज़ बिकमिंग लेस फेवर्ड। येस, यू हर्ड मी राइट। कैसे ये लेस फेवर्ड है? क्यों? क्योंकि आपने देखा कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होता है, जब उसकी डेल्टा जी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव हो। जितनी डेल्टा जी वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होगी भाई उतना ही तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा ना, उतनी ही आसानी से आप उस रिएक्शन को करा पाएंगे, समझे। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते है जो इसकी डेल्टा जी वैल्यू है वो कम से कम नेगेटिव हो रही है। तो जब डेल्टा जी वैल्यू कम से कम नेगेटिव ऊपर की डायरेक्शन के अंदर अगर जा रही है तो हम ये क्या कहेंगे कि भाई इसकी स्पॉन्टेनिटी, इसकी फिजिबिलिटी कम से कम होती जा रही है। या आप ये कह सकते हो कि मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन इज़ नॉट फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर। और यही तो बात है, यही तो बात है, यही तो मैंने आपसे पहले भी सिखाया था कि किसी भी मेटल ऑक्साइड को अगर आप गर्म करोगे तो वो टूटते जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। लोअर टेम्परेचर पे आप देखो यहाँ पर डेल्टा जी ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव है, मतलब मेटल ऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन अगर आप उसको गर्म करते हो, हायर टेम्परेचर पे जाते हो, तो डेल्टा जी जो है वो आपका कम नेगेटिव हो गया है। इसका मतलब मेटल ऑक्साइड अनस्टेबल होते जा रहा है। और यही है फंडा, मतलब साइंटिफिक रीज़न मैंने आपको समझाया। पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको क्या कह दिया था, सिंपल बात बता दी कि मेटल ऑक्साइड को गर्म करोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन क्यों ब्रेक हो जाएगा ये अब हम थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल के साथ में जोड़ के इसे समझ रहे हैं। अब जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो वापस रिकैप भी सुन सकते हैं, नहीं तो मैं ये कहूँगा कि भाई सिंपल सी बात है, मेटल ऑक्साइड है, आप गर्म करोगे तो धीरे धीरे ब्रेक होते जाएगा। ये फंडा आप दिमाग में बिठा लीजिए। ओके, गर्म करोगे तो धीरे धीरे वो ब्रेक होते जाएगा मेटल का ऑक्साइड। ओके, चलिए तो अभी इसका हम क्या करते हैं, अभी ये तो हमने समझ लिया क्या है, अभी इसका हम ग्राफ देखते हैं, ठीक है। अब वो बल्ब को देखना बंद करो, ठीक है, और जो ग्राफ है उसको आप समझिए। तो ग्राफ जो है मेटल ऑक्साइड का किस तरह से आएगा, डेल्टा एस इज़ नेगेटिव, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ टी डेल्टा एस वुड डिक्रीज, हैंस द मॉड ऑफ डेल्टा एच will be now less than the mod of T delta S and the delta G will become less negative. Okay, hence the slope will be positive. You can see here a wonderful graph we have taken for chromium and aluminium. ठीक है, तो एल्यूमिनियम की ऑक्साइड के फॉर्मेशन का आप ग्राफ यहाँ पर देख रहे हैं। डेल्टा जी की वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर नेगेटिव में है, -1000, -800, -600 एंड 400 सो ऑन। और इस तरह पे आप देख रहे हो वो है टेम्परेचर एक्सिस, ठीक है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन इज़ बिकमिंग लेस एंड लेस फेवर्ड, ठीक है, तो वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। ऑलराइट, चेरी ऑन द केक आप यहाँ पर एक और मज़ेदार बात यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एल्यूमिनियम की जो ऑक्साइड वाली ग्राफ है वो बिलो क्रोमियम है, क्रोमियम के नीचे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो एल्यूमिनियम की ऑक्साइड फॉर्मेशन है दैट इज़ मोर फेवरेबल एज कंपेयर्ड टू क्रोमियम ऑक्साइड फॉर्मेशन। यस और नो, क्रोमियम की ऑक्साइड भी फेवरेबल है, नो डाउट, बिकॉज वो भी नेगेटिव वाली जोन में ही है ना, और एल्यूमिनियम वाली वैल्यू भी नेगेटिव जोन में ही है। लेकिन एल्यूमिनियम वाला जो ग्राफ है वो और नीचे है, मतलब वो और ज़्यादा नेगेटिव है। तो जितना ज़्यादा वो नेगेटिव होगा उतना उसका फॉर्मेशन ज़्यादा फेवरेबल होगा। इसका मतलब आप ये कहोगे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज़ मोर स्टेबल देन दी क्रोमियम ऑक्साइड इवन एट हायर टेम्परेचर। इज़ दैट वेरी मच क्लियर? तो ये हो गया आपका एलिंघम डायग्राम का स्टेप 1।
मेटल विथ मेटल ऑक्साइड। अभी हमें क्या करना होगा, कार्बन ऑक्साइड की भी स्टेबिलिटी को कंसिडरेशन में लेना होगा, ठीक है। तो चलिए अगला हम लेते हैं अभी कार्बन ऑक्साइड के लिए। तो कार्बन के लिए जो यहाँ पर मेन 3 रिएक्शन एक साथ में यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि जब भी मेटलर्जिकल प्रोसेस होती है तो क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है। तो एक कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ये पॉसिबल है ना। कार्बन अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। या कार्बन मोनोऑक्साइड खुद भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और तीसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज़, 3 संभावनाओं को हम देख रहे हैं और इन तीनों को भी हमें यहाँ पर प्लॉट करना होगा। प्लॉट करने से पहले इसके डेल्टा जी वैल्यूज़ को हम समझ लेते हैं। तो डेल्टा जी इज़ इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। अब पहला हम लोग जो रिएक्शन देखते हैं उसको कंसिडर करेंगे। तो कार्बन जो है वो कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, और आपका ऑक्सीजन जो है वो गैसियस स्टेट में है, और कार्बन मोनोऑक्साइड है वो भी गैसियस स्टेट में है। अब डेल्टा एच वैल्यू तो इन तीनों के तीनों रिएक्शन के लिए डेल्टा एच इज़ गोइंग टू बी नेगेटिव। क्यों, क्योंकि तीनों के तीनों कंबर्शन रिएक्शन है, जला रहे हैं, हम बर्न कर रहे हैं। एंड किसी भी चीज़ को अगर हम जलाएंगे, बर्न करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें से हीट रिलीज होने वाली है। तो तीनों रिएक्शन का डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है। ऑलराइट, अभी हम बात कर रहे हैं डेल्टा एस को लेकर। हाँ, यही हमें बताएगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा। तो जैसा कि आप फर्स्ट रिएक्शन के अंदर देख रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑल्सो गैस एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो गैस। बट मज़े की बात आप यहाँ पर नोट कीजिए कि इनिशियली यू हैड अ हाफ मोल ऑफ अ गैस विच इज़ नाउ बिकम 1 मोल ऑफ अ गैस। हाफ मोल ऑफ अ गैस विच इज़ नाउ बिकम 1 मोल ऑफ अ गैस। इसका मतलब गैसियस स्टेट इंक्रीज हो रहा है, रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब आपका एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस फाइनल माइनस इनिशियल विल बी पॉजिटिव। एंट्रोपी यहाँ पर आपकी पॉजिटिव है और एंथैल्पी आपकी यहाँ पर नेगेटिव है। इज दैट क्लियर, वेरी मच क्लियर। तो अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव ही रहेगा ना। माइनस टी डेल्टा एस विल रिमेन दैट ओनली, माइनस ओनली, एंड हेंस द स्लोप विल बी नेगेटिव। एंड वॉट यू विल सी इज डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर का अगर मैं ग्राफ लेता हूँ, किसके लिए, फर्स्ट कार्बन फॉर्मिंग कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। सो दिस विल बी कि ऑलरेडी आपका डेल्टा एच नेगेटिव है, तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ ही ले रखी है। तो यहाँ पर डेल्टा एच कुछ तो इनिशियली होगा, है ना, डेल्टा जी। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर घटाओगे वैसे वैसे कम होते जाएगा। सो दिस विल बी अ नेगेटिव स्लोप। ओके, सो कार्बन फॉर्मिंग कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे कार्बन मोनोऑक्साइड बनने की संभावना बढ़ती जाती है। इज इट क्लियर। देखिए, एक कॉमन ऑब्जर्वेशन मैंने आपको समझाया है, इसे आप ध्यान रखिए। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मुझे ये बताओ, आप क्या एक्सहेल करते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड। ऑब्वियसली हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। क्यों कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, क्योंकि हम लोअर टेम्परेचर पे, हमारे अंदर भी आग है, समझ गए ना। हमारे अंदर भी आग है, मतलब जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज है उसका कंबशन कंटिन्यूसली हो रहा है ना, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। अब ये सवाल आता है कि कंबशन होकर कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों बना, क्योंकि आपका जो कंबशन प्रोसेस है वो लोअर टेम्परेचर पे हो रही है। और इसका मतलब आपके लिए याद रखना बड़ा आसान है कि लोअर टेम्परेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और आपने ये भी सुना होगा कि अगर आप इंजन वगैरह जो है, अपना मोटर का जो इंजन रहता है बराबर, बाइक वगैरह का, तो आप जब बाइक को इंजन जो है वो बहुत तेज़ी से चला रहे हो, उस वक्त में क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। तो जब टेम्परेचर बहुत इंक्रीज़ हो जाता है उस वक्त में क्या हो गया कि कंबशन ऑफ फ्यूल जो वो कम्प्लीटली नहीं हो पाता है, जिसके कारण कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे पॉल्यूटेंट गैसेस बनते हैं। ठीक है, बहरहाल आपको क्या याद रखना है कि हाई टेम्परेचर के ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और लोअर टेम्परेचर के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो इस डायग्राम से भी हमने वही कंक्लूजन देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है ये ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड बनने का जो प्रोसेस है वो और स्पॉन्टेनियस होते जा रहा है और आसानी से होगा। इज़ दैट वेरी मच क्लियर। ठीक है, अभी हम इसका सेकंड ग्राफ कंसिडर करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड
बिकमिंग कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड ने जब ऑक्सीजन को लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब ये रिएक्शन का भी डेल्टा एच तो नेगेटिव ही है, लेकिन अगर आप गौर से देखो तो यू हैड अ 1 मोल ऑफ अ गैस एंड अ हाफ मोल ऑफ गैस, मतलब 1.5 मोल ऑफ गैस आपके पास में था जो कि 1 मोल ऑफ अ गैस बन गया। तो 1.5 मोल ऑफ अ गैस जब 1 मोल ऑफ गैस बन गया तो भाई गैसियस स्टेट कम हो रहा है, मतलब यहाँ पर रैंडमनेस कम हो रही है। रैंडमनेस कम हो रही है मतलब डेल्टा एस विल बी नेगेटिव एंड हैंस नेगेटिव नेगेटिव विल बी पॉजिटिव। तो आपकी जो ग्राफ है वो इस तरह से ऊपर आएगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बनने वाली ग्राफ ऊपर की ओर जाएगी। इज इट क्लियर? एट द सेम टाइम कार्बन फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड वाला कंसिडर करते हैं, तो यू हैड अ 1 मोल ऑफ अ गैस and carbon dioxide is also 1 mole of a gas. So 1 mole of a gas remains 1 mole of a gas, and hence we say that the randomness remains the same. मतलब डेल्टा एस आपका ज़ीरो हो गया, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म आपका चला गया। तो इसका मतलब तो ये हो गया डेल्टा जी विल बी इक्वल टू डेल्टा एच, बाकी का टर्म ज़ीरो हो गया ना। तो टेम्परेचर आप बदलोगे फिर भी डेल्टा जी के ऊपर उसका कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। इसका मतलब आपका जो ग्राफ आएगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टेम्परेचर एक्सेस। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप ज़ीरो हो गया ना भाई, डेल्टा एस ज़ीरो है ना। इसका 1 मोल ऑफ अ गैस रिमेन्स 1 मोल ऑफ अ गैस, मतलब इसकी जो डेल्टा एस है वो क्या हो गई? ज़ीरो हो गई। ओके, और इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसका जो ग्राफ है वो पैरेलल टू टेम्परेचर एक्सिस आएगा। ठीक है, अब फिर से इसको हम इरेज कर देते हैं और आप ज़रा इसको एक्चुअल डायग्राम अभी मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। पहला हम देखेंगे कार्बन फॉर्मिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो किस तरह से नेगेटिव स्लोप में है। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ये पॉजिटिव स्लोप में है। एंड कार्बन फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड ये ज़ीरो स्लोप में है, मतलब पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, बराबर टेम्परेचर एक्सिस से पैरेलल है। अब इन बातों को समझ लीजिए। आपको मैंने देखो 4 तरह के ग्राफ बता दिए। पहला मैंने बताया मेटल फॉर्मिंग मेटल ऑक्साइड, फिर बताया कार्बन फॉर्मिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ये 4 ग्राफ को आप दिमाग में बिठाइए। मेटल के ग्राफ कैसे थे? अपवर्ड। कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड डाउनवर्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड अपवर्ड एंड कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रेट लाइन। ठीक है सर, वो सब तो ठीक है, लेकिन इसका काम क्या है? इसको हम देख के करेंगे क्या? अरे आगे आगे देखो होता है क्या, वो तो मैं बताऊंगा ना। अभी फ़िलहाल आपको ये तो समझ में आ गया ना कि ये चारों तरह के ग्राफ कैसे दिखेंगे। और इन्हीं ग्राफ को बच्चों हम क्या कहते हैं? एलिंघम डायग्राम। ठीक है, क्योंकि बाबा एलिंघम ने इसको सबसे पहले मुझसे सीखकर ड्रॉ किया था, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? एलिंघम डायग्राम। ठीक है ना। तो व्हाट आर एलिंघम डायग्राम? इट्स अ प्लॉट ऑफ डेल्टा जी वर्सेस एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इट्स अ प्लॉट ऑफ डेल्टा जी वर्सेस एब्सोल्यूट जी वी क्या है? वी कुछ भी आ गया है, बाय मिस्टेक है वो। डेल्टा जी वर्सेस एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, चलिए अब हमने यहाँ पर देखो ग्राफ को लिया है। अब जो शुरू में आपने जो ग्राफ देखा था वो यही ग्राफ है, डेल्टा जी वर्सेस एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कई सारे मेटल है, जैसे देखो मैग्नीशियम टू मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, फिर देखो कॉपर वाला है वो ऊपर है। और मैंने आपको बताया कि जितना मेटल ऊपर रहेगा उतना मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन लेस फेवरेबल है। लेस फेवरेबल का मतलब क्या होता है कि वो मेटल कम रिएक्टिव है। ठीक है ना। और मेटल जितनी ज़्यादा नीचे होगी उतनी वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आप यहाँ से मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ भी तैयार कर सकते हो। खैर आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो पहले से ही वो सीरीज़ आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी है जो आपको याद है। ठीक है ना। बड़ी थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल से भी आप वो सीरीज़ तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो नीचे है, लेस रिएक्टिव मेटल है वो ऊपर है। क्या आपको कार्बन वाली वो ग्राफ दिखाई दे रही है जो हमने पढ़ी है? देखो कार्बन फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रेट लाइन, फिर ये देखो ये डाउनवर्ड जा रहा है, कार्बन फॉर्मिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। बाकी सारी ग्राफ ऊपर है। इस पूरे एलिंघम डायग्राम में खाली एक लौता ही एक ही हीरो है, देखो कार्बन फॉर्मिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, यही ग्राफ है जो नीचे की ओर जा रहा है। बाकी सारे के सारे ग्राफ ऊपर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, अभी इसमें कुछ मज़ेदार एक पॉइंट आपको नोट करना है, वो ये है कि ये देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड की ग्राफ तो सीधी सीधी चल रही थी, फिर ये अचानक से ऐसे इसको क्या हो गया, देखो ऐसा टर्न ले रहा है, मतलब इसका जो स्लोप है वो अचानक से बदल रहा है। सेम आप जिंक के लिए भी देखिए, जिंक वाला ग्राफ भी सीधा सीधा जा रहा था और फिर अचानक से देखो इसने टर्न मार लिया। तो ये जो अचानक से जो स्लोप में परिवर्तन आ रहा है वो क्यों आ रहा है?
वो इसलिए आ रहा है कि जब आप ये उसको हीट कर रहे हो ना, हाई टेम्परेचर पे आप गर्म करते जा रहे हो ना, तो जब गर्म करते जा रहे हो तो क्या होता है कि मेटल जो है वो भी तो मेल्ट हो जाएगा ना बच्चों। मेटल भी तो है, जब आप उसको गर्म करते जा रहे हो तो उसका फेज ट्रांजिशन हो जाता है, तो सॉलिड मेटल बिकम्स लिक्विड मेटल। तो जब लिक्विड मेटल बन जाएगी तो उसकी जो डेल्टा एस है वो चेंज हो जाएगा, और डेल्टा एस में चेंज होना मतलब स्लोप का चेंज होना ना, और जब स्लोप चेंज हो जाएगा तो डेफिनेटली इस तरह से आपका ग्राफ है वो अचानक से पलटी मारता है। इज दैट क्लियर? वेरी मच क्लियर। ऑलराइट, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, इसका हम लोग सिग्निफिकेंस समझने का ट्राई करेंगे। ओके, if the reactant and product of the two reactions are put together in a system and the delta G of the two possible reaction is negative, then the overall reaction will occur। अभी इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हमने मान लीजिए लिया हुआ है जिंक प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स जिंक ऑक्साइड, ठीक है, ये रिएक्शन मैंने लिया है, और दूसरा मैंने लिया है कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, अभी जब मेटालर्जी होगी तब हमें क्या होता है, हमारे पास में क्या होता है, जिंक ऑक्साइड रहता है, और उसको मैं क्या कराऊंगा, कार्बन से रिएक्ट कराऊंगा, जिससे क्या बन जाएगा, जिंक बन जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। यस और नो? ये तीनों रिएक्शन क्लियर है, एकदम कॉमन से रिएक्शन मैंने लिखा है। पहला क्या लिखा है, जिंक फॉर्मिंग जिंक ऑक्साइड, कार्बन फॉर्मिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, और नेक्स्ट वाले में मैंने क्या लिखा है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन फॉर्मिंग जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी अगर हमें चेक करना है कि ये वाली रिएक्शन जो है वो होगी या नहीं होगी, तो हमें क्या करना होगा कि पहली वाली रिएक्शन की डेल्टा जी देखो और दूसरे वाले रिएक्शन की डेल्टा जी देखो, और ये दोनों रिएक्शन की डेल्टा जी को आप ऐड करोगे। कैसे ऐड करोगे, डायरेक्टली ऐड नहीं करना है, पहले वाले रिएक्शन की डेल्टा जी को आपको उल्टा करना पड़ेगा। क्यों उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जिंक ऑक्साइड इस तरफ है और आपके गिवन रिएक्शन के अंदर डेल्टा जो जी का जो आपका ऑक्साइड है वो राइट हैंड साइड पर है, और यहाँ पर जो जिंक ऑक्साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है। इसके लिए पहले वाले रिएक्शन के डेल्टा जी को आप उल्टा कर दीजिए और दूसरे वाले रिएक्शन की डेल्टा जी के अंदर उसके अंदर आप ऐड करिए। अगर आपका टोटल वैल्यू अगर नेगेटिव आता है, इन दोनों रिएक्शन के डेल्टा जी का सम अगर आपका नेगेटिव आता है, तो आप कहोगे कि ये वाली रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है। समझ गए? तो यही इसका मेन एप्लीकेशन है। तो मतलब क्या बोला है यहाँ पर हमने कि इफ़ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द टू रिएक्शंस, मतलब दो रिएक्शन आप ले लीजिए और उनको साथ में कर दीजिए, और फिर उसकी नेट डेल्टा जी निकालिए। अगर उसकी नेट डेल्टा जी नेगेटिव आती है तो हम कहेंगे कि भाई ओवरऑल प्रोसेस जो है वो यहाँ पर स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलिए लेट्स अप्लाई एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर लिया है एल्यूमिनियम और उसका बना रहे हैं हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और दूसरा हम ले रहे हैं मैग्नीशियम और उसका बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये ग्राफ में आप देख पा रहे हो एल्यूमिनियम फॉर्मिंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इस पहली तो दो बातें यहाँ पर कि रिडक्शन होगा या नहीं होगा, मतलब सवाल में ये पूछा ना मैग्नीशियम कुड रिड्यूस द एल्यूमिना और नॉट, मतलब हमारा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास में एल्यूमिना है Al2O3 है और उसके साथ में हम मैग्नीशियम को डालते हैं, तो क्या मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के ऑक्सीजन को ले सकता है और हमें एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड ये दे सकता है कि नहीं दे सकता है, ये सवाल है। और इसको हमें थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल से सॉल्व करना है। अगर थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल नहीं लगाना हो तो मेरे बच्चे तो स्मार्ट है, आप आसानी से जानते हो कि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है कि एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है। मैग्नीशियम, तो क्या मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस करेगा? हाँ करेगा। ये तो सर हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करती है, बस तो फिर अपना काम हो गया है ना। मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से, इसके लिए मैग्नीशियम ने क्या किया, एल्यूमिनियम को हटाया और वहाँ पर खुद आ गया। ठीक है, सो मैग्नीशियम का बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम साइड में हो गया। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या हर टेम्परेचर पे पॉसिबल है? सवाल ये भी तो आ रहा है, क्या ये कभी भी आप करा सकते हो? तो जवाब है नो। आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए तो आप देख रहे हो कि मेटल फॉर्मिंग मेटल ऑक्साइड की ग्राफ में मैग्नीशियम नीचे है और एल्यूमिनियम ऊपर है। मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो फॉर्मेशन है दैट इज़ मोर फेवरेबल एज़ कंपेयर टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऊपर है। ठीक है, लेकिन ये सिचुएशन वैलिड है कब तक? जब तक आप ए पॉइंट को टच नहीं करते तब तक। द मोमेंट यू टच द ए पॉइंट
what will happen is डेल्टा जी ऑफ द नेट प्रोसेस विल बिकम ज़ीरो, क्योंकि दोनों की डेल्टा जी इक्वल हो गए ना। जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, जो ए वाली पॉइंट मैंने यहाँ पर हाईलाइट करी है, उस पॉइंट के ऊपर तो दोनों की डेल्टा जी इक्वल हो गई, तो दोनों की डेल्टा जी का जो समेशन आप करोगे तो दैट विल बी ज़ीरो। ओके, और उसके बाद में, इस टेम्परेचर के बाद में अगर आप देखो तो मैग्नीशियम वाली ग्राफ ऊपर है और एल्यूमिनियम ग्राफ नीचे है। यस और नो? अब आप खुद ही देखिए, अगर आप देखे हो तो ए पॉइंट के बाद में मैग्नीशियम वाली ग्राफ ऊपर है और एल्यूमिनियम वाली ग्राफ नीचे है। इसका मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्मेशन विल बी नाउ मोर फेवरेबल एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर देखो स्टेट चेंज हो रहा है। आप मैग्नीशियम की अगर ग्राफ को देखो अचानक से वो टर्न ले रहा है। क्यों टर्न ले रहा है? क्योंकि उसका स्टेट सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा चुका है। यस और नो? तो ये आपको यहाँ पर नोटिस करना है कि आप ये रिएक्शन करा तो सकते हो, लेकिन कब करा सकते हो? इस टेम्परेचर के पहले। मतलब अगर मैं करीब करीब देखूं तो 1400 डिग्री सेल्सियस के पहले आप ये रिएक्शन करा सकते हो। सो एनी टेम्परेचर अबोव 1400 डिग्री सेल्सियस यू कैन अप्रॉक्सीमेटली यू कैन डू दिस रिएक्शन। मतलब कौन सा रिएक्शन? Al2O3 आप ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए और मैग्नीशियम ले लीजिए, और उसका आप बना देंगे एल्यूमिनियम, ठीक है, और Mg का क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यस और नो? बराबर है। होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ओके, तो आंसर क्या है हमारा? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ Al2O3 एंड MgO कर्व्स डेल्टा जी बिकम ज़ीरो फॉर द रिएक्शन। ओके, सो बिलो दिस पॉइंट ऑफ बिलो दिस पॉइंट, मतलब ए पॉइंट के बिलो आप कभी भी मैग्नीशियम से एल्यूमिना का रिडक्शन करा सकते हैं। इज़ इट क्लियर? और बच्चों देखो, मैंने आपको पहले भी कहा आप डायरेक्टली ऐड नहीं करोगे। हाँ, यहाँ पर आपको देखने का, ये जो वैल्यू आपको दिया है वो किसके लिए दिया है? एल्यूमिनियम फॉर्मिंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एल्यूमिनियम बना रहे हैं। तो ये जो डेल्टा जी वैल्यू रहेगी उसको उल्टा करने का। देखो तो ही वैल्यू भी तो ज़ीरो आएगा ना ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे आपका एक डेल्टा जी वैल्यू प्लस हो जाएगा, एक डेल्टा जी वैल्यू माइनस हो जाएगा। ठीक है, तभी तो वैल्यू समेसन उसका क्या आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, एनीवेज अभी आगे लेते हैं अगला प्रॉब्लम। ऑल्दो थर्मोडाइनमिकली फिजिबल इन प्रैक्टिस मैग्नीशियम मेटल इज़ नॉट यूज फॉर द रिडक्शन। हाँ अभी कई बार ये सवाल बच्चे लोग पूछते हैं, तो इसका बड़ा आसानी से एनसीईआरटी में सोल्यूशन लिया गया है। जैसे कि एल्यूमिना का जो रिडक्शन है वो हम लोग कैसे कराते हैं? वो तो हम इलेक्ट्रोमेटालर्जी से कराते हैं। तो अभी तो सर आपने कहा कि मैग्नीशियम मेटल से आप उसका रिडक्शन कर सकते हो, और वो भी कोई भी टेम्परेचर पे कर सकते हो, 1400 डिग्री सेल्सियस से बिलो टेम्परेचर पे कर सकते हो। तो आप तो उसमें एल्यूमिना को गर्म कर रहे थे, डिज़ोल्व कर रहे थे, मोल्टन स्टेट में ला रहे थे, उतना तामझाम क्यों करना है? सीधा आप मैग्नीशियम से रिड्यूस कर दीजिए। तो बोला मैग्नीशियम से हम रिड्यूस तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरे स्टेटमेंट को इग्नोर करो, खाली इतना पॉइंट आप ध्यान में रखो, तो ही आपको समझ में आ जाएगा। द प्रोसेस विल बी अनइकोनॉमिकल। क्यों अनइकोनॉमिकल रहेगा? तो पहली बात ये कि बॉस आप मैग्नीशियम कहाँ से लाओगे? हैं, सोचो, मैग्नीशियम कहाँ से लाओगे? वो भी तो हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो उसको भी तो आपको इलेक्ट्रोमेटालर्जी से ही लाना पड़ेगा। तो बोलोगे सर मैग्नीशियम से कोई ज़्यादा रिएक्टिव मेटल ले लो। अरे भाई, सारी रिएक्टिव मेटल नेचर में तो कंबाइंड स्टेट में ही है, और उन्हें अलग करने के लिए इलेक्ट्रोमेटालर्जी करना ही पड़ेगा ना। तो मैं ये क्यों करूँ कि पहले मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोमेटालर्जी करूँ, वहाँ से मैग्नीशियम निकालूँ, फिर एल्यूमिनियम के साथ में उसका पायरोमेटालर्जी करूँ? उससे तो जो सीधा है कि एल्यूमिनियम का ही आप इलेक्ट्रोमेटालर्जी कर लीजिए, है ना। सो द प्रोसेस बिकम्स अनइकोनॉमिकल। डबल स्टेप क्यों कर रहे हैं? इसीलिए हम मैग्नीशियम का इस्तेमाल नहीं करते। ओके, फीजेबल ज़रूर है, थर्मोडायनेमिक आपको इस चीज़ की इजाज़त दे रहा है कि ये पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली वो आप अनइकोनॉमिकल प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी एक और यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट सिलेक्शन को लेकर क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर जैसे मैंने बताया कि 3 रिड्यूसिंग एजेंट कॉमन है, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मेटल। तो मेटल को रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करने का एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका। कब बताया सर? लो, अभी मैंने क्या बताया आपको? मैग्नीशियम जो था एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ही तो आपने यूज़ किया ना, तो वो तो हो गया। अब जो हम देख रहे हैं उसमें क्या होगा? कार्बन विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और कार्बन मोनोऑक्साइड विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो ये यहाँ पर आप 3 रिएक्शन देख रहे हैं जहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है? मेटल ऑक्साइड लिए हुए हैं। ठीक है, ये तीनों मेटल ऑक्साइड है, और पहले वाले में रिडक्शन हमने कार्बन से कराया है जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। दूसरे में रिडक्शन हमने कराया कार्बन से, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। और तीसरे में हमने कराया रिडक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि इसमें
सबसे आसान वाली कोई अगर मेथोडोलॉजी रहेगी, सबसे आसान वाली मेथोडोलॉजी, बराबर है, तो वो कौन सी है? तो आंसर है रिडक्शन यूजिंग व्हाट यू कॉल, आप क्या बोलेंगे, अगर हाई टेम्परेचर लेते हैं तब अलग रहेगा और लो टेम्परेचर पे अलग रहेगा, क्योंकि आप तीनों ग्राफ को यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए। ये तीनों ग्राफ जो रहेंगे ना उसके ऊपर, जैसे यहाँ पर आयन की अगर हम रिडक्शन की बात करें, हाँ गौर से देखिए, हाँ अभी इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिए। यहाँ पर आयन फॉर्मिंग आयन ऑक्साइड की ग्राफ ली हुई है, तो कहना है इसे एट एनी टेम्परेचर बिलो दिस, बराबर है, इस टेम्परेचर के बिलो, मान लेते हैं ये टेम्परेचर आपका 1000 है, ओके, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये टेम्परेचर अगर मान लीजिए 1000 है, तो कहना है इसे 1000 केल्विन के बिलो आप कार्बन मोनोऑक्साइड की मदद से आयन ऑक्साइड का रिडक्शन सबसे आसानी से करा सकते हो। देखो ये 1000 केल्विन के पहले की अगर आप बात करें तो कार्बन यहाँ पर है और कार्बन फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ ऊपर है और कार्बन फॉर्मिंग कार्बन मोनोऑक्साइड की ग्राफ भी ऊपर है और Fe की ग्राफ नीचे है, मतलब Fe फॉर्मिंग Fe ऑक्साइड इज़ मोर फेवरेबल कंपेयर टू दिस टू रिएक्शंस। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इवन मोर फेवरेबल बिकॉज उसकी ग्राफ और भी नीचे है ना, Fe ऑक्साइड वाली ग्राफ से भी ये वाली ग्राफ नीचे है। इसका मतलब ये जो फेवरेबल कंडीशन है यहाँ पर, यही सजेस्ट कर रहा है क्या, कि लोअर टेम्परेचर पे आप Fe का रिडक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से करा सकते हो। तो देखिए आपको यही पूछा जाएगा कि FeO का अगर आपको रिडक्शन कराना है लोअर टेम्परेचर पे, तो एलिंगम डायग्राम को रेफ़र करके हमें ये बताइए कि विच विल बी द बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। तो स्ट्रेट आपको अगर कोई बोले कार्बन चूज़ करोगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड चूज़ करोगे, सो ऑब्वियसली योर आंसर विल बी व्हाट, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों? क्योंकि लोअर टेम्परेचर पे आप देख रहे हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड की ग्राफ नीचे है, Fe वाली ग्राफ से नीचे है ना, तो जब नीचे ग्राफ है उसका मतलब वो ईजिली रिड्यूस हो जाएगा। समझ गए ना, Fe का FeO फेवरेबल नहीं है जितना कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड फेवरेबल है। समझ गए? अब यही चीज़ को हम लोग हायर टेम्परेचर की ओर ले जाते हैं, ठीक है। सो अगर हम इस टेम्परेचर से आगे की बात करते हैं, 1000 केल्विन से आगे की बात करते हैं, ऑलराइट, और पर्टिकुलरली लेट से हम लोग अभी बात कर रहे हैं इस टेम्परेचर को लेकर, ओके, और लेट से ये वाला टेम्परेचर जो है ये आपका हो गया 1500 केल्विन, ओके। ये सब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ टेम्परेचर का, और टेम्परेचर को मेरे को आप एग्जैक्ट एलिंगम डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, बराबर है। बाकी ये देखो ऊपर यहाँ पर लिखे हुए तो है, लेकिन इस टेम्परेचर को इग्नोर करो, ठीक है। अभी यहाँ पर कैसा हम लोग ले रहे हैं, अभी आप जो हाई टेम्परेचर पे जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, उसमें क्या होगा कि 1500 केल्विन के ऊपर अगर हम बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड वाली ग्राफ ऊपर चली गई है, ओके, और आपकी कार्बन फॉर्मिंग कार्बन मोनोऑक्साइड वाली ग्राफ नीचे की तरफ है, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम Fe का रिडक्शन 1500 केल्विन के ऊपर कराएंगे, सो व्हाट विल बी प्रिफरेबल, ये ग्राफ आप प्रीफर करोगे कि ये प्रेफर करोगे? ऑफ कोर्स ये प्रीफर नहीं होगा क्योंकि वो ऊपर है और ये नीचे है, तो ये प्रीफर होगा। ये हमारा मेन ग्राफ है, Fe वाली ग्राफ इधर है, देखिए ये जो ब्लू वाली जो लाइन है ये Fe वाली ग्राफ है, और ये जो नीचे वाला जो लाइन है ये कार्बन वाला ग्राफ है, ओके। और जो ये वाली जो यहाँ पर आप ग्राफ देख रहे हो जहाँ पर मैंने क्रॉस किया हुआ है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हैंस हम लोग कहेंगे कि हायर टेम्परेचर पे अगर आप बात करो तो कार्बन विल बी बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। और उसमें भी बड़ी मज़े की बात है, आप एलिंगम डायग्राम से क्लियरली बता सकते हो, देखो दोनों ग्राफ नीचे है, ये ग्रे वाली जो लाइन है ये भी नीचे है, और ये वाली जो आप लाइन देख रहे हो ये भी वाला ग्राफ नीचे ही है ना, Fe के नीचे ही, ये दोनों ग्राफ Fe के नीचे है। हाँ, आई रिपीट वंस अगेन, ये वाली ग्राफ और ये वाली ग्राफ, दोनों ग्राफ Fe के नीचे, ये वाली ग्राफ आपकी Fe की है ना, तो ये दोनों ग्राफ नीचे, मतलब कार्बन कैन बी रिड्यूसिंग एजेंट, हियर ऑल्सो द कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड हियर इज ऑल्सो कार्बन इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन आप अगर देखो तो कार्बन फॉर्मिंग कार्बन मोनोऑक्साइड इज इवन मोर बिलो, and hence at higher temperature carbon will act as a reducing agent and it will form carbon monoxide as a byproduct and not carbon dioxide। अगर आप याद करो 5-10 मिनट पहले की मेरी बात, तो आपको याद आएगा मैंने आपसे कहा था जब वो इंजन बहुत गर्म हो जाता है तभी कार्बन की कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। हाई टेम्परेचर पे कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन इज़ फेवरेबल एंड लोअर टेम्परेचर के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड इज़
फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ फेवरेबल। तो अगर आपने देखा कि इस टेम्परेचर के बिलो आप कभी भी देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बन रहा है, चाहे आप ये ले लो या ये ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ फॉर्म्ड। ओनली एट हायर टेम्परेचर अबव दिस कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन ग्राफ ऊपर रह जाती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन ग्राफ ऊपर रह जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड की ग्राफ नीचे है। मतलब हाई टेम्परेचर के ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन इज़ फेवरेबल एंड लो टेम्परेचर के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन इज़ फेवरेबल। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मेरी इन बातों को आप दिमाग में बिठा लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जेई और नीट के अंदर इस टॉपिक को लेकर कई क्वेश्चन आते हैं। तो मेरा ये वाला स्लाइड और जो प्रीवियस स्लाइड मैंने एक्सप्लेन करा, इस एग्जाम्पल को आप खास अच्छे से समझे। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है टू अंडरस्टैंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द एलिंघम डायग्राम। ओके, आप अगर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पकड़ेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आप इसके आगे चले जाते हो तो धीरे धीरे फिर कार्बन इज़ अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। और उसमें भी अगर मान लीजिए आप इन टेम्परेचर रेंज में हो, अगर ये दोनों पॉइंट, ये जो मैंने दो रेड जोन बनाया ना, उसके बीच में अगर आप बात करोगे तो देखिए ये दोनों रेड जोन के ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड वाली ग्राफ Fe के ऊपर जा चुकी है। देखिए गौर से, है ना, ब्लू लाइन के ऊपर चला गया है ना, इसका मतलब नाउ कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, ये वाली पॉइंट को अगर आपने क्रॉस कर लिया है सो देन कार्बन विल बी द गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और उसमें भी कौन सा, तो बोला उसमें भी अगर आप यहाँ पर आप देखोगे तो कार्बन फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर फेवरेबल। लेकिन इस पॉइंट के बाद अगर आप देखोगे तो कार्बन फॉर्मिंग कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ मोर फेवरेबल। मतलब टेम्परेचर रेंज के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। समझ में आ गया? तो ये जो पहली वाली जो रेंज मैंने बताई, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है और CO2 बाई प्रोडक्ट बनेगा। ये दूसरी वाली जो रेंज है उसमें कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट हो सकती है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आपका बाई प्रोडक्ट बनेगा। और जो और हायर टेम्परेचर है वहाँ पर कार्बन इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट। सेकेंड और थर्ड दोनों में कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन सेकेंड वाले में कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट बन रहा है और थर्ड वाले में कार्बन मोनोऑक्साइड बाई प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, सो जैसे जैसे हायर टेम्परेचर होगा कार्बन विल बी रिड्यूसिंग एजेंट फॉर्मिंग कार्बन मोनोऑक्साइड एंड लोअर टेम्परेचर होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी रिड्यूसिंग एजेंट फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड। यही मैंने यहाँ पर फंडा यहाँ पर लिख के दिया है, इस फंडा को आप दिमाग में बिठा लीजिए। और देखो दिमाग में बिठाना क्या है भाई, बहुत सिंपल सी बात है भाई। हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहे हैं, बच्चे कई बार बोलते हैं सर मैं कंफ्यूज हो गया, भूल गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आप क्या एक्सेल कर रहे हो? CO2 एक्सेल कर रहे हो। आप लो टेम्परेचर पे हो कि हाई टेम्परेचर पे हो? आप लो टेम्परेचर पे हो। आपके अंदर थोड़ी ना भट्टी जैसा आग है 1000 केल्विन वाला, है कि नहीं? तो लोअर टेम्परेचर पे CO2 ही बनेगा, ये दिमाग में बिठा लो। समझ गए? और हायर टेम्परेचर जब रहेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। इजी है। चलिए अब अप्लाई करते हैं एक और एग्जांपल में। वाई इज़ द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड ईजियर इफ़ द मेटल फॉर्म्ड इज़ इन द लिक्विड स्टेट एट अ टेम्परेचर ऑफ रिडक्शन। तो अगर एंट्रोपी इज़ हायर इफ़ द मेटल इज़ इन द लिक्विड स्टेट देन when it is in the solid state. The value of entropy change of the reduction process is more positive side when the metal oxide is in the liquid state. है सर आप ये सब क्या पढ़ रहे हो? एकदम सिंपल सी बात बोल रहा हूँ भाई। अगर देखो अगर हम लेते हैं एक सिंपल सी बात लेते हैं, आपको मैग्नीशियम वाली ग्राफ याद होगी है? तो देखो मैग्नीशियम वाली ग्राफ कैसे थी, ऐसे और फिर ऐसे हो जाती थी, है कि नहीं? याद है? ऐसा याद है? नहीं याद है तो आप गो बैक करके आप एलिंघम डायग्राम कंपेयर कर लीजिए, आपको याद आ जाएगा। मैग्नीशियम वाली ग्राफ ऐसे थी पहले और फिर ये टर्न हो जाती है। अब सवाल जो यहाँ पर है पहले आप वो समझ लीजिए। सवाल ये है कि मेटल की जो रिडक्शन है वो लिक्विड स्टेट में आसान क्यों हो जाती है? ऑब्वियस ही बात है, जब भी मेटल जो है वो लिक्विड स्टेट में जा रहा है तो उसका जो डेल्टा एस जो है ना, वो एंट्रोपी जो है वो आपका जो स्लोप है वो और पॉजिटिव हो जा रहा है। देखो और पॉजिटिव हो जा रहा है ना। तो जब आप उसको गर्म करते जा रहे हो और जब वो मेल्ट हो जाता है फिर देखिए ग्राफ अचानक से अपवर्ड टर्न ले रहा है। अपवर्ड टर्न का मतलब क्या है? अपवर्ड टर्न का मतलब इसका डेल्टा जी और कम नेगेटिव हो रहा है। कम नेगेटिव मतलब उसकी फिजिबिलिटी, मेटल फॉर्मिंग मेटल ऑक्साइड की फिजिबिलिटी कम हो गई। का ही मतलब मेटल ऑक्साइड अनस्टेबल होते जा रहे हैं, मेटल ऑक्साइड को तोड़ना आसान हो जाएगा, है ना? आसान। ओके, सो एकदम ऑब्वियस सी बात है कि मेटल जब भी मोल्टन स्टेट में रहेगा तो माने मेटल ऑक्साइड अगर मोल्टन स्टेट में रहेगा तो उसे रिड्यूस करना और भी आसान हो जाता है। इज दैट वेरी मच क्लियर? इसीलिए भट्टी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जब भट्टी के अंदर मेटल रहता है, मेटल ऑक्साइड रहता है ना, वो मेल्ट हो जाता है। जब मेल्ट हो जाएगा तो उसका रिडक्शन और आसान हो जाता है।
अभी एलिंगम डायग्राम के कुछ लिमिटेशन है, कुछ बातें ऐसी है जो आप एलिंगम डायग्राम से नहीं बता सकते। जैसे एक कुछ ऑब्वियस ही बात है कि इट डज़ नॉट से एनीथिंग अबाउट द काइनेटिक ऑफ द रिडक्शन प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक भाई केमिकल काइनेटिक्स की बात ऐसे भी नहीं करता ना। तो मतलब आपको ये बताता है कि रिडक्शन होगा कि नहीं होगा। अब ये थोड़ी ना आपको पता चलेगा कि ओ रिडक्शन कितने टेम्परेचर पे होगा, ये तो आपने बता दिया, लेकिन कितनी जल्दी होगा, मतलब कितना समय लगेगा कि नहीं लगेगा, वो समय की बात आप यहाँ पर मत पूछो, ठीक है ना। काइनेटिक्स की बात आप इससे नहीं पता कर सकते। The interpretation of delta G is based on the equation delta G is equal to minus RT ln K। अभी ये इक्वेशन जो ये थर्मोडायनामिक्स के अंदर आप पढ़ने वाले हो, तो फिलहाल के लिए आप इसको आप इग्नोर कर सकते हो, वेर K इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। और दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, दिस इज़ प्रिज्यूम्ड दैट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन द इक्विलिब्रियम। दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू बिकॉज द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मे बी सॉलिड, और सॉलिड रहेगा तो आपको पता है कि वो हमारे इक्विलिब्रियम वाले एक्सप्रेशन के अंदर नहीं आता है। However, it has shows that how reactions are sluggish when every species is in the solid state, लेकिन जब वो मोल्टन स्टेट में आएगा तो रिएक्शन फटाफट हो जाता है, ठीक है। बेसिकली अभी इसके लिमिटेशन में एक लिमिटेशन आपको खास याद रखना है, और वो लिमिटेशन ये है कि भाई वो जब काइनेटिक अगर आप प्रोसेस की बात करोगे, मतलब स्पीड की आप बात करोगे, तो वो आप पता नहीं कर सकते कितनी जल्दी रिड्यूस करेगा कि नहीं करेगा, वो आप बता सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, सो थैंक यू वेरी मच। ये आपका एलिंगम डायग्राम का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल लेक्चर मैंने लिया, और इसके अंदर आपने खूब इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पढ़ा है। चाहिए तो इसको रिकैप करके वापस से आप सुनिए। ऑलराइट, इसी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो ट्रिकी एमसीक्यूज़ आते हैं आइसोलेशन से, वो इसी टॉपिक से आते हैं। बाकी टॉपिक के जो भी एमसीक्यू सारे इन्फॉर्मेशन बेस्ड है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।